हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनेस्थीसिया को। ठीक है, ये हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा फोर्थ लेक्चर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं जो एनेस्थीसिया है वो मतलब कहाँ से डिराइव किया गया है। तो जैसे कि बोले तो हम वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है ना, अगर मतलब इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो डेफिनेशन है ठीक है ना, वो हम मतलब डेफिनेशन एक शॉर्ट में बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ फीलिंग कॉज फीलिंग, या फिर बोल सकते हैं अवेयरनेस कॉज बाय द ड्रग और सब्सटेंस। जैसे कि हम लिख सकते हैं ए लॉस ऑफ फीलिंग, या फिर हम उसमें बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस भी। ठीक है ना, कॉन्शियसनेस। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अवेयरनेस। ठीक है, कॉज बाय ड्रग्स हो गए या सब्सटेंस हो गए ना, ड्रग्स या फिर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं डेफिनेशंस में। ठीक है, आप मतलब इसको ठीक से लिख लेना, मैंने मतलब लिख दिया है बस ऐसे। अब देखो इसमें होता क्या है, इंट्रो थोड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखो इंट्रो जो है, एनेस्थेसिया इज एन आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ पार्शियली और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन विद और विदाउट कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है कि जो एनेस्थीसिया है वो हम आर्टिफिशियल भी यूज़ करते हैं ना, इसको इंड्यूस करते हैं स्टेट को, क्या मतलब कि पार्शियली और टोटल लॉस। जो हम सेंसेशन है उसको हम करते हैं पार्शियली और टोटल करते हैं। ठीक है ना, जो सेंसेशन उसको लॉस करने के लिए, क्यों, जैसे कि ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, अब देखो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है कि एनेस्थीसिया इज कैन प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन, ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सिस एंड सप्रेस रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एनेस्थीसिया है वो प्रोड्यूस करेगा मसल रिलैक्सेशन को और ब्लॉक करेगा ट्रांसमिशन को, किसके ट्रांसमिशन को, पेन को, इम्पल्सिस को, और सप्रेस रिफ्लेक्स करेगा। ठीक है ना, और जो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन आल्सो टेम्पररी डिक्रीज मेमोरी, मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हम एनेस्थीसिया देते हैं वो टेम्पररी देते हैं, ना कि हम परमानेंट देंगे। परमानेंट देंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है ना। यहाँ पे देखो एक चीज़ और बताऊँ आपको कि यहाँ पे ना, जैसे कि कोई पेशेंट है, ठीक है? तो अगर वो उसको ज़्यादा सीवियर मतलब कोई भी दिक्कत है, तो वो मतलब वहाँ पे ना हम उसको है ना ड्रग्स हाई डोज़ देते हैं। क्योंकि वो पेशेंट खुद कहता है कि मुझे जो डेथ चाहिए, पीसफुल डेथ है ना, उसको बोलते हैं पीसफुल डेथ। पीसफुल डेथ, ये ना हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट है वो खुद बोलता है कि मुझे पीसफुल डेथ चाहिए, तो उसको एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन वो कुछ मतलब हाई डोजेस में देते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे पेशेंट की डेथ के लिए, क्योंकि वो खुद बोल रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए करते हैं। यहाँ पे जो बोला है, हम जो यहाँ पे जो एनेस्थीसिया दे रहे हैं वो हम सिर्फ पेशेंट की सर्जरी वगैरह के लिए दे रहे हैं, जिससे कि उसको पेन ना हो पेशेंट को। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। देखो अपना जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे एनेस्थीसिया का, वो है जनरल, लोकल और रीजनल। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो अपना सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ क्या दे रखे हैं, दो दे रखे हैं यहाँ पे एनेस्थीसिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं दे रखा है। अभी रुको, तुमको सिलेबस दिखाता हूँ साथ के साथ। ओके, तो देखो अपना जो मतलब जो अपना चैप्टर चल रहा है, हाँ, ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने जो एनालिसिक एनेस्थेटिक जो सब कर लिए थे। अभी देखो जो हमारा था एनसाइड जो वो भी हो गया था, उसके बाद एंटीबायोटिक रह गया अभी। ठीक है ना, ऑपिड्स हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो जो था अपना जनरल एनेस्थीसिया, इसमें टेक्निक थी। और देखो जनरल और लोकल है सिर्फ, ये है जनरल, ये है लोकल। ठीक है ना, तो हमको करना है, क्या करना है, सिर्फ जनरल ही करना है, लोकल करना है, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना, अब देखो अब हम बात करेंगे जो अपना जनरल एनेस्थीसिया है ना उसके बारे में। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया इज मतलब कि जो है ए टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया दैट कॉज टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी और एंटायर ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी आउट ऑफ बॉडी हो सकता है, चाहे एंटायर ऑफ बॉडी हो सकता है ना। और एंड द पेशेंट बिकम कम्प्लीटली बी अवेयर एंड डज नॉट पेन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी मेडिकल प्रोसीजर्स। देखो कोई भी प्रोसेस हो गए मेडिकल, या फिर कोई सर्जरी है ना, या फिर जो मतलब कि कम्प्लीटली जो अवेयर करना है। ठीक है ना, उसके बाद पेशेंट को पता होगा, जैसे यहाँ बोला है कम द द पेशेंट बिकम कम्प्लीटली बी अवेयर एंड डज नॉट पेन, उसको पेन नहीं होगा, उसको पता है ये चीज़ है ना, ड्यूरिंग सर्जरी एंड मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, ये चीज़ कवर हुई। अब देखो
जो फर्स्ट लाइन थी उसमें ये बोल रहा था कि जो टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन होगा कैसे होगा, या तो आउट ऑफ बॉडी हो जाएगा फिर एंटायर ऑफ बॉडी, है ना, दो टाइप से होता है ये, ठीक है। अब देखो हम इसकी बात करेंगे स्टेजेस की। स्टेजेस इसमें जो है वो है फोर्थ, ठीक है ना, चार स्टेज हैं इसमें। अब देखो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें देखो होता क्या है स्टेजेस में। अब देखो जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम एनाल्जेसिया स्टेज भी बोलते हैं और फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, द इट इज बिगिनिंग ऑफ इनहेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो यहाँ पे जो क्या होगा कि बिगिनिंग स्टार्ट होगा ऑफ इनहेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक। जो अगर वो स्टार्ट करता है इनहेल करना तो क्या होगा, वो अपना कॉन्शियसनेस खो देगा, ठीक है ना, पेशेंट है कॉन्शियसनेस खो देगा। द पेशेंट इज अवेयर बट ग्रेजुअली लॉस ऑफ पेन, ठीक है ना, वो उसको लॉस क्या किसका होगा, पेन का होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस स्टिल प्रेजेंट बट ड्राउजीनेस बिगिनिंग। कॉन्शियसनेस थोड़ा मतलब प्रेजेंट रहेगा बट ड्राउजीनेस उसको स्टार्ट होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो स्टेज है वो फर्स्ट की बात चल रही है। जो हमारी स्टेज फर्स्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो उसमें वो बात चल रही है सारी। रिफ्लेक्सेस एंड ब्रीथिंग आर नॉर्मल। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है एनाल्जेसिया स्टेज है, उसमें क्या होगा, अभी पेशेंट अभी कोई मतलब उसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी उसका रिफ्लेक्सेस भी है और ब्रीथिंग है वो सारी नॉर्मल है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। अब देखो जो अपना सेकंड स्टेज है इसमें, या फिर डेलीरियम बोलते हैं इस स्टेज को, या फिर एक्साइटमेंट, ठीक है ना, एक्साइटमेंट स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा बट बॉडी शो एक्साइटमेंट। जो बॉडी है वो शो करेगी एक्साइटमेंट को, ठीक है। रेगुलर ब्रीथिंग हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा मसल टोन एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा, ठीक है, जो हमारी सेकंड स्टेज है उसमें, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, इट इज़ ए डेंजरस स्टेज। ये एक डेंजरस स्टेज है, रिस्क होगा किसका, वोमिटिंग का एंड लेरिंजियो स्पाज्म। जो है लेरिंजियो स्पाज्म हो सकता है और वोमिटिंग हो सकती है, ये रिस्क रहेगा, ठीक है ना। ये तो अपना होगा सेकंड स्टेज, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेज में क्या क्या हो रहा था वो यहाँ पे बताएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है अपना जो थर्ड स्टेज है, जो मतलब कि इसमें बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थेसिया स्टेज, ठीक है, या फिर थर्ड स्टेज। अब देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी। यह एक मतलब कि आइडियल स्टेज है सर्जरी के लिए, ठीक है। कम्प्लीटली ऑन जो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट विद द मसल रिलैक्सेशन एंड नो पेन। मतलब कि जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्सेशन में हो जाएंगी एंड उसको कोई भी पेन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है बात। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है एब्सेंस ऑफ चेस्ट ब्रीथिंग। अब क्या होगा कि जो मतलब कि एब्सेंस हो जाएगा चेस्ट ब्रीथिंग में। आपने देखा होगा कि अगर आप में से कोई भी मतलब ओटी में गया होगा ऑपरेशन थिएटर में, ड्यूरिंग मतलब कि प्रोसीजर्स वगैरह जो सर्जरी वगैरह होती है, तो पेशेंट को है ना O2 लगा देते हैं उसके, क्योंकि जो है एनेस्थेसिया के बाद पेशेंट की जो है ब्रीथिंग लॉस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है उसकी, है ना, एब्सेंस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अब खुद से नहीं ले सकता, है ना, तो वो चीज़ें रहती हैं। और देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्स। जो आईलिड है उसका रिफ्लेक्सेस नहीं होगा, प्यूपिल नॉर्मल रहेंगे और स्लाइटली डायलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें देखो एक लास्ट स्टेज और आती है वो फोर्थ स्टेज, या फिर उसको बोलते हैं मेडुलरी पैरालिसिस या फिर ओवरडोज स्टेज। अब देखो नेक्स्ट जो है, एक मिनट। अब देखो उसके बाद है अपनी फोर्थ स्टेज, ठीक है ना, मेडुलरी पैरालिसिस या फिर ओवरडोज मीन्स। देखो मेडुलरी का पैरालिसिस है या फिर बोलते सकते हैं कि ओवरडोज हो रही है किसकी, ड्रग्स की, मतलब एनेस्थीसिया की, ठीक है, उसमें। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, इट इज़ ए डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज। ये जो स्टेज है वो एक डेंजरस स्टेज है एंड लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज है, ठीक है ना। जो ये स्टेज है फोर्थ वाली, ठीक है, इसमें अगर ओवरडोज देते हैं पेशेंट तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है और सीएनएस बोले तो डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस, ब्रेन का जो सेंटर है, ठीक है ना, वहाँ पे, एंड रिजल्ट इन द डेथ। मतलब अगर हम जो एनेस्थीसिया है, ठीक है, एनेस्थीसिया अगर इसकी ओवरडोज देते हैं तो क्या होगा, पेशेंट लीड टू द डेथ, सीधी बात, ठीक है ना, सीधा हो जाए, क्योंकि देखो वही लिख रखा है यहाँ पे, ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया लीड टू द सीवियर डिप्रेशन ऑफ द ब्रेन सेंटर। जो उसका ब्रेन सेंटर है वहाँ पे डिप्रेशन रहेगा एंड कैन रिजल्ट इन द डेथ इफ नॉट करेक्टेड। अगर वो करेक्टेड नहीं है तो जो डोज, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करेंगे जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया हम पढ़ रहे हैं उसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट उसका क्लासिफिकेशन रहता है मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, तो देखो इसमें जो फर्स्ट रहता है वो है अपना इनहेलेशन के थ्रू एंड सेकंड रहता है इंट्रावेंस के थ्रू, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होता है, गैस के थ्रू भी दे सकते हैं और वो वॉलंटियर लिक्विड्स के थ्रू भी दे सकते हैं। इंट्रावेंस में ये होता है कि ये मतलब दो तरह से वर्क करता है, फास्ट एक्टिंग वर्क करेगा एंड उसके बाद स्लो एक्टिंग वर्क करेगा, ठीक है ना।
अब देखो इसमें होता क्या है, वॉलंटिल एक लिक्विड में जैसे कि आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, ठीक है ना? सोफ्लूरेन होगा, सेवोफ्लूरेन, उसके बाद जैसे गैस हो गई नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, कीटामाइन, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, फास्ट एक्टिंग हो गई ये सारी ड्रग्स, फास्ट एक्टिंग में प्रोपोफॉल हो गई, उसके बाद थियोपेंटोन हो गई, सोडियम है इसमें, है ना? थियोपेंटन सोडियम हो गया। उसके बाद इसमें डायज़ेपाम, ठीक है ना? स्लो एक्टिंग में, ठीक है? अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे जो मतलब कि क्लासिफिकेशन कैसे चला जनरल एनेस्थीसिया का, इन्हेलेशन में हम इसको कवर करते हैं गैस को, ठीक है? देखो कभी-कभी है ना मतलब ऐसे नहीं पूछेगा आपको सुपरफिशियली ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, बहुत कम रेयर चांसेस में पूछता है। अगर कब कभी पूछता है ना तो ना जैसे कि एनेस्थीसिया पूछा कि जनरल एनेस्थीसिया बताओ एंड उसकी क्लासिफिकेशन बताओ। तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा मतलब क्लासिफिकेशन लिख के रख देना उसमें। मतलब लिखना है बट ये नहीं कि आपको सारी ड्रग्स डिफाइन करनी है। आप उसमें अगर चाहो तो सिर्फ़ एक ड्रग को डिफाइन कर सकते हो और इतना बहुत है, ठीक है ना? कोई भी टीचर इतना नहीं देखता उस चीज़ों में, आप अपने हिसाब से लिखो ठीक से बिल्कुल, है ना? क्योंकि देखो जैसे कि वोलेंटिन हो गई, गैस हो गई, इसमें हम चाहें तो एक ड्रग्स को कर सकते हैं एक्सप्लेन और इनमें से सिर्फ़ एक ड्रग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है ना? ये नहीं है कि आप ऐसे कि वोलेंटिन लिखो लिखा, अब ये 3 लिखा दी, उसके बाद इसमें भी फिर लिखते जाओ, तो ये चीज़ नहीं करनी है ना? इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही है चीज़ें? क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको सेमेस्टर वाइज़ में और ना ही मतलब जो अपने बीएस नर्सिंग के जो एग्ज़ाम रहते हैं, वो फाइनल्स वाले इतना उसमें टाइम नहीं मिलता और फिर दूसरी बात ये है पता भी नहीं पड़ता टाइम। तो वहाँ पे हमें जितना हम ट्राई करते हैं कि कम से कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन्स हो अपना जो सॉल्व हो, है ना? तो वो चीज़ रहती है। अब देखो हम इसमें जो गैस वाला है, गैस ये जो इन्हेलेशन में है, गैस जनरल एनेस्थीसिया, है ना? हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके? अब देखो जो हमारा रहता है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, ठीक है ना? गैस जनरल एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रस ऑक्साइड अपनी तो वो क्या है एक गैस है पहली बात तो, है ना? गैस है और कलरलेस रहती है और ये क्या करती है? ये मतलब कि देखो जो गैस है वो इन्हेल करेंगे, ठीक है ना? इन्हेल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये अपना मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाती है उसके बाद मतलब कि अपना जो असर करती है ना? जैसे कि मान लो कि रिलीफ़ करेगी पेन को, है ना? एनेस्थेटिक और देखो इसको हम एनेस्थेटिक गैस भी बोलते हैं ना और ये सेडेशन करेगी, ठीक है? समझ में आती है चीज़ें? अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे जाते हैं। तो अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं इसमें तो क्या है? इसमें लिखा है देयर इज़ एन एक्ट मेनली ऑन द सीएनएस एंड एनहांस द एक्टिविटी ऑफ गाबा रिसेप्टर्स। गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है? और नेक्स्ट इसमें जो होता है कि रिड्यूस द कॉन्शियसनेस एंड पेन परसेप्शन, ठीक है? इसमें क्या है जो गाबा रिसेप्टर्स है ना, गाबा रिसेप्टर्स होता क्या है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये वर्क कैसे करता है। देखो जो गाबा रिसेप्टर है अपना, ठीक है? जो गाबा रिसेप्टर्स हैं, अब वो करते क्या हैं कि जैसे कि ये इन्हिबिशन करेंगे, ठीक है? इन्हिबिट करेंगे किसको? न्यूरोट्रांसमीटर को। इन्हिबिट ट्रांसमीटर, ठीक है? या फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो भी है, ठीक है ना? अब देखो जब गाबा रिसेप्टर्स इनको जब जो इन्हिबिट करेंगे ट्रांसमीटर को तो क्या होगा कि जब ट्रांसमिट जब नहीं इम्पल्स जो है अपने मतलब मैसेज वगैरह नहीं जाएँगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं जो तो क्या करेगी वो पेन वगैरह नहीं होने देगी, ठीक है? जब जब हमारा ट्रांसमिशन बंद करा देगा या फिर इन्हिबिट करा देगा उसको, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉज़ इमोबिलिटी। देखो इमोबिलिटी का मतलब है मूव नहीं करना, मूवमेंट एक देखो आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा, एक चैप्टर था मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी शायद पढ़ा होगा आप लोग सभी ने, है ना? तो आपको ये सब चीज़ पता होगी कि मोबिलिटी क्या होता है, इमोबिलिटी क्या होता है ना? मूवमेंट वगैरह हो गए ना? इमोबिलिटी में आता है जैसे कि कोई फ्रैक्चर का पेशेंट होता है ना? लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। हम एनेस्थीसिया की ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ़ यही चीज़ है कि हम अगर हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं किसी पेशेंट को या फिर जो ड्रग्स दे रहे हैं, उससे क्या है पेशेंट की इमोबिलिटी कॉज़ करेगा, ठीक है ना? मीन्स ये है कि यहाँ पे ये नहीं है कि वो फ्रैक्चर का पेशेंट है, हम डायरेक्ट ये है कि हम जो एनेस्थीसिया दिए हैं उसकी वजह से इमोबिलिटी हुई है पेशेंट को एंड मसल्स हैं वो रिलैक्सेंस हो जाएँगे, ठीक है? और इसकी अगर हम इंडिकेशंस की बात करते हैं कि हम कहाँ-कहाँ दे सकते हैं, ठीक है ना? तो न इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है एनेस्थीसिया में देते हैं, डेंटल एनेस्थीसिया, पेन रिलीफ करेंगे, माइनर प्रोसीजर, ठीक है ना? या बोले तो सर्जिकल प्रोसीजर कोई भी हो गया, ठीक है ना? वो चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट है अपना रिड्यूस आर्टरी टेंशन और शॉक, शॉक में दे सकते हैं, ठीक है ना? ये हो गए हमारे इंडिकेशंस। अब अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो देखो इसमें जो देखो फर्स्ट बात तो ये है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कभी भी आ जाए, ठीक है ना? आपको अगर याद नहीं आ रहा, तो सीधा आप हाइपर सेंसिटिविटी लिख सकते हो, ठीक है ना? ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना? मोस्ट कॉमन, यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है? पेशेंट्स में ये आपको देखना है, ठीक है ना?
तो ये मोस्ट कॉमन है आपका। और उसके बाद रहा है अस्थमैटिक कंडीशंस, ठीक है, कोई भी अस्थमैटिक कंडीशंस है। एडवर्स इफेक्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा, मतलब कि नोजिया और वोमिटिंग होगा, ठीक है ना, पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है ना, मीन्स क्या है, सर्जरी के बाद, ठीक है, उसको नोजिया वोमिटिंग इफेक्ट शो कर सकता है पेशेंट, हेडेक वगैरह हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम इसकी डोजेस पर, ठीक है, डोज क्या क्या रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो शुड भी मिक्स होगी किसके साथ, 30% O2 में, ठीक है, 30% ऑक्सीजन में होगी। उसके बाद क्या होगा, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया को मेंटेन करेगा। उसके बाद है मेनली 50% नाइट्रस ऑक्साइड एंड विद 50% ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर एनाल्जेसिया, ठीक है ना, मतलब कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद कि कौन सी है अपनी ऑक्सीजन, ठीक है, ये 50% रहेगी, ठीक है, ये भी 50% रहेगी। और इन दोनों का मतलब यूज़ करेंगे किसमें, एनाल्जेसिया में, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। देखो उसके बाद जो टेक्निक है ना, मैं ना इनको टेक्निक्स को एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है, इसको खूब लॉन्ग में बताऊंगा मैं अच्छे से, क्योंकि जो टेक्निक है ना इंपॉर्टेंट्स भी हैं, लॉन्ग आंसर में आ सकता है ना, कि जनरल एनेस्थीसिया डिफाइन करो या फिर एनेस्थीसिया डिफाइन करो, या फिर मतलब ये तो पता होना भी ज़रूरी है कि टेक्निक्स कौन कौन सी रहती हैं, कैसे क्या है। मैं इनको अभी स्किप करता हूँ, एक स्पेशल क्लास में बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो देखो जो हमने मतलब अभी पढ़ा था इनहेलेशन में, इनहेलेशन में एक गैस को मतलब कि मतलब एक गैस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जो इंट्रावेंस है, देखो हमने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बेस पे हमने क्लासिफाइड किया था एनेस्थीसिया को, कौन से वाले को, जनरल को, ठीक है। अब देखो जनरल में हुआ क्या था, इनहेलेशन था, दूसरा था अपना इंट्रावेंस, ठीक है ना। अब देखो इनहेलेशन तो हमने कर लिया, इनहेलेशन में एक गैस को कर दिया। अब इंट्रावेंस करेंगे तो इसमें हम एक एक मतलब कि एक ड्रग्स को यहाँ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसको आईवी बोलते हैं ना, इंट्रावेनस। अब देखो आईवी अस्थेटिक एनेस्थेटिक जो है स्मूथली प्रोड्यूस अनकॉन्शियस विद इन द 15 से 20 सेकंड। जो मतलब कि अगर हम आईवी देते हैं एनेस्थीसिया तो क्या होता है, 15 से 20 सेकंड में पेशेंट जो है अपना लॉस को मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, वो खो देगा, ठीक है। एज अर्ली रीच ब्रेन फॉर इट इंजेक्शन साइट, जो मतलब कि बोले तो पहुंच जाता है, जो रीच पहुंच जाएगा ब्रेन के, जो ब्रेन से किसकी साइड, किसके द्वारा, आईवी के द्वारा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, जो आईवी के थ्रू जाएगा ब्रेन तक, ठीक है, क्या जाएगी, ड्रग, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ लिख रखी है। और देखो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे थियोपेंटन सोडियम। देखो यहाँ पे ना जो थियोपेंटन सोडियम है, ठीक है, आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक सोडियम, है ना। देखो डाइक्लोफेनेक सोडियम और थियोपेंटन सोडियम थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये इंजेक्शन साइड में मतलब जो भी है ये आईएम लगता है मोस्टली, है ना, आईएम देते हैं इसको। देखो ये तुमने इस क्लिनिक पे देखा होगा, ये भी आपको जो है अब समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को थोड़ी थोड़ी, कि ये पेन के लिए है ना, ये भी उसके लिए है। तो देखो ये उसके ही अकॉर्डिंग आप ऐसे याद रख सकते हो, डाइक्लोफेनेक सोडियम, थियोपेंटन सोडियम, है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे थियोपेंटन सोडियम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इट इज़ ए बारबिटरेट्स, ये क्या है, एक बारबिटरेट है। देखो हम आगे चैप्टर में जाके बारबिटरेट, बेंजोडाइजापिन्स ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें ही पढ़ेंगे, आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए बारबिटरेट्स दैट इज इंजेक्टेड आईवी, है ना, आईवी थ्रू इसको करेंगे, और टू इंड्यूस जनरल एनेस्थीसिया और प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एनेस्थीसिया विदाउट 5 मिनट ऑफ द टाइम ड्यूरेशंस। मतलब देखो जो थियोपेंटन सोडियम है उसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, कोई शॉर्ट टर्म सर्जरी है उसके चीज़ के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है अपना, इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि थियोपेंटोन है, जो सोडियम जो मतलब ड्रग है अपनी, वो इंटरेक्ट करेगी एड ए यूनिक बाइंडिंग साइट पे, लिंक विद द गाबा रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर्स अभी पीछे पढ़ा था, उससे क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी या बाइंडिंग हो जाएगी, इंक्रीज करेगी पीरियड ऑफ टाइम को, एंड ओपन एज अ रिजल्ट गाबा पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिटरी इम्पैक्ट इन द थैलेमस इज एक्सटेंडेड, ठीक है। सिनेप्टिक्स सिनेप्टिक्स नोब्स ये पढ़े हुए नर्वस सिस्टम में आपने, है ना, न्यूरॉन्स में पढ़ते हैं ना, सिनेप्टिक नोब्स हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं हम, तो उसका ही ये पार्ट है ना। अब देखो यहाँ पे जो गावा रिसेप्टर आ रहा है ना, गावा रिसेप्टर आ रहा है ना, तो सीधी आप है ना, सीधी बात समझो कि जो गावा रिसेप्टर क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट क्या कर रहा है, इनहिबिटर क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर से जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना,
उसको इनहिबिट करेगा, सीधी बात। कुछ भी मतलब ज़्यादा याद मत रखो, गाबा रिसेप्टर जहाँ-जहाँ आ जाए, उसमें आप ये चीज़ समझ लो कि इनहिबिशन करेगा, ठीक है ना? और एक्टिविटी है उसको कम करेगा, ठीक है ना? पेशेंट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगा, है ना? सेंसेशन को डिक्रीज़ करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं ना? तो ये सारी चीज़ रहेगी मोड ऑफ एक्शन में, ठीक है? अब देखो उसके बाद पढ़ेंगे हम कि डोज़ एंड रूट। अगर हम यहाँ पे डोज़ एंड रूट की बात करते हैं, तो क्या है जो थियोपेंट सोडियम है, ठीक है? ये 0.5 से 1.0 ग्राम, है ना? पाउडर है जिसको यूज़ करते हैं एज़ ए फ्रेशली प्रिपेयर। क्या करेंगे 0.5% सॉल्यूशन लेंगे उसमें ना मतलब कि फॉर आईवी एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है? मतलब कि सॉल्यूशंस में इसको जो मतलब ये पाउडर फॉर्म में है, इसको यूज़ करते हैं फ्रेशली सॉरी उसमें मतलब कि जो प्रिपेयर करेंगे 0.5% सॉल्यूशंस में वो भी किसके लिए आईवी के लिए ठीक है ना क्योंकि हम एन जो हम पढ़ रहे हैं एनेस्थीसिया वो हम पढ़ रहे हैं एन आईवी एनेस्थीसिया इंट्रावेनस ठीक है अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशंस की इस ड्रग्स को हम कहाँ दे सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है थियोपेंटोन यूज फॉर द इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया देखो पहला इंडिकेशन तो यही है कि जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं इसका ठीक है और आप इसको मतलब याद रखना इस चीज़ को क्योंकि इंडिकेशंस जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेफिनेशंस हो गई या फिर हम जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसी चीज़ का तो उससे ही हमारा जो इंडिकेशन था वहीं से बन जाते हैं सीधा सीधा ठीक है और उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर एज ए एनेस्थेटिक एजेंट सर्जरी है ना सर्जरी और फिर ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस जो हम इसका यूज़ कर रहे हैं थियोपेंटन सोडियम का तो वो ड्रग्स का वो क्या करेगा एजेंट है एक सर्जरी का ठीक है एनेस्थेटिक एजेंट सर्जरी ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उसका एक एजेंट है ठीक है अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो गया है ना लेरिंजोस्कोपी है डायलिशंस हो गया है ब्रांकोस्कोपी है किसी को तो उसमें हम क्या करेंगे इसका यूज़ करेंगे अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहेंगे देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई डिसीज कंडीशन है उसको तो हम बहुत कम चांसेस होते हैं कि एनेस्थीसिया दें उसको ठीक है ना तभी तो डॉक्टर वगैरह पूछते हैं कि मतलब बीड़ी पीते हो क्योंकि अस्थमा वगैरह तो नहीं है उसको कि कितनी बीड़ी पी जाते हो अंकल जी है ना ऐसे पूछते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो इसलिए ये सारी चीज़ें पूछते हैं है ना तो देखो अब यहाँ पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लीवर डिसीज़ है कोई सीवियर हाइपोटेंशन है या फिर सीवियर कोई हार्ट डिसीज़ है तो उसमें हमें ये चीज़ जो हाँ जो क्या बोलते हैं उसको थियोपेंटन सोडियम नहीं देनी है ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई आपको अब देखो उसके बाद आता है एडवर्स इफेक्ट जो है इसमें क्या रहेगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहेगा और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना या फिर कार्डियक अरिथमियाज हो सकती है स्नीजिंग और कफिंग हो सकता है ठीक है देखो अब जो मतलब हमारा जो है जनरल एनेस्थीसिया यहाँ पे कंप्लीट होता है बस यहाँ पे बची है टेक्निक टेक्निक में अब नेक्स्ट क्लास में करूँगा ठीक है यहाँ पे सिर्फ मैं ड्रग्स बताया था उसके जो क्लासिफिकेशन है वो बता दिया ठीक है और उसके बाद जो है नर्सिंग रोल्स ये तो तुम खुद से लिखा करो ठीक है ना नर्सिंग रोल्स थोड़ा मतलब कि जो डिसीज कंडीशन है या फिर जो ड्रग्स है उसके अकॉर्डिंग बनाया करो ठीक है ना जैसे कि हमारा चाहे हमारा जो एमएसएन हो गई उसमें जो डिसीज है उसके अकॉर्डिंग बनाओ अब इसमें जो ड्रग्स है हम कैसे दे रहे हैं और कितने वाटर में दे रहे हैं और उस ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं तो वो भी हम नर्सिंग रूल्स में लिख सकते हैं ठीक है डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ड्रग जो प्रेस्क्राइब की हुई है फिजिशियंस के द्वारा है ना कितनी है करेक्ट डोज एंश्योर करना पेशेंट को है ना ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो आप इसको हम लिख सकते हैं ठीक है ना तो ये चीज़ें हैं आप ठीक से करना ओके तो देखो यहाँ तक हम क्लास को एंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो टेक्निक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू क्लास